नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। भारत की राजनीति में अदानी ग्रुप का फैक्टर अब स्थायी है। नरेंद्र मोदी की सरकार के बराबर अदानी सरकार भी जनता, विपक्ष और मीडिया में सियासी मुद्दे के नाते चर्चित रहेगी। उस नाते शरद पवार द्वारा अदानी की तरफदारी आश्चर्यजनक नहीं है। भारत की सियासी दुकान में शरद पवार एक शातिर नेता है। नेता हमेशा अपनी ऊंची वैल्यू, लोकसभा चुनाव के लिए जुगाड़ आदि सोचता रहता है। असल बात है, आम चुनाव मोदी और अडानी दोनों के लिए जीवन मरण वाले हैं। तभी दोनों जनता, राजनीति, मीडिया सबको 1 और 1-11 की ताकत से आगे हैंडल करेंगे। इसलिए आज खुलासे में मेरा शीर्षक है, अदानी भी सरकार है। हाँ, क्या यह बात आज लोगों के दिल दिमाग में बैठी हुई नहीं है? हैसियत और चर्चा दोनों में अदानी का घर घर अब नाम वैसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी का नाम है। अदानी के नाम को राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और खुद नरेंद्र मोदी ने घर घर पहुंचा दिया है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री और खरबपति बतौर एक दूसरे के पर्याय घर घर चर्चित है। जब ऐसा है तो देश की राजनीति, सत्ता और विपक्ष के शक्ति परीक्षण के केंद्र में भी अदानी है। नरेंद्र मोदी के लिए जैसे 2024 का चुनाव जिंदगी व मौत का सवाल है, वैसे ही गौतम अदानी के लिए भी है। एक क्षण के लिए जरा कल्पना करें कि मई 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए, सरकार नहीं बना पाए, तब क्या होगी मोदी और अदानी की दशा? पर इस तरह सोचना भी दहला देने वाली बात है। तभी शक्ति और पैसे, लाठी और गाजर, नगर कोतवाल और नगर सेठ की साझा ताकत से भारत को जीतने का अगला आम चुनाव अश्वमेघ होगा। वह कैसा होना है, इसकी कल्पना फिलहाल संभव नहीं है, पर फिर भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। शाम, दाम, दंड भेद के तमाम तरीकों और देश की कीमत तक पर लड़ाई लड़कर उसे जीता जाएगा। तभी पिछले सप्ताह की शरद पवार की सनसनी का कोई खास अर्थ नहीं है। हैरान नहीं होना चाहिए कि शरद पवार ने क्यों अदानी की तरफदारी की। उन्होंने कांग्रेस, आप और राहुल व केजरीवाल से अलग सुर में क्यों बोला, और नतीजतन अब महाराष्ट्र में कैसे शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस इकट्ठे लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे। पर यह बेतुकी चिंता है। यह अदानी सरकार द्वारा लोगों का ध्यान भटकाने का वैसा ही फितूर प्रायोजन है जैसे मोदी सरकार आए दिन हेडलाइन मैनेजमेंट से ध्यान हटवाने की सुर्खियां बनवाती है। बेसिक तथ्य है कि शरद पवार की कही बातें उस इंटरव्यू में है जिसका इंटरव्यू करता अदानी ग्रुप का नौकर है, और उस एनडीटीवी से वह प्रसारित है जिसे अदानी ने खरीदा है। सोचे, अदानी और अंबानी सेठों ने क्यों मीडिया और चैनल खरीदे हुए हैं? इसलिए ताकि वे वैसे ही अपने हित में प्रोपेगेंडा बनवाए जैसे सरकार बनवाती है। मोदी सरकार और अदानी सरकार दोनों की दुकानों का साझा मकसद विरोध को खत्म करना है। ये बात निश्चित ही शरद पवार भी जानते हैं। बावजूद इसके उन्होंने अदानी के मीडिया को इंटरव्यू देकर जेपीसी की मांग, हिडनबर्ग रिपोर्ट पर अपनी अलग राय रखी। तो जाहिर है भारत की दुकानी राजनीति में शरद पवार का भी अपना मकसद होगा। सवाल है, नेता का क्या मकसद होता है? सपाट जवाब है, अपनी दुकान की वैल्यू बनाना व लोकसभा चुनाव के लिए जुगाड़ बनाना। कल्पना कर सकते हैं कि अदानी पर अपना सुर निकालकर मोदी अदानी की निगाह में, राहुल, उद्धव और पूरे विपक्ष में जैसा जो विचार है, तो उस सब से शरद पवार की कैसी स्वार्थ सिद्धि होगी। इसलिए शरद पवार का मामला जाग है। शरद पवार गुरु है, मोदी अदानी गुजराती व्यापारी है, तो शरद पवार पुराने खाटी मराठा। शरद पवार और उनके कुनबे ने इतनी गांठें बांधी हुई है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे शिखंडी बने, ये जरा असंभव है। मोदी सरकार और अदानी सरकार यदि आज़ाद भारत के इतिहास में अनहोनी बनते हुए हैं, तो वजह कुल मिलाकर वह कौरव चरित्र है जिसमें 1 इंच जगह किसी भी और के लिए नहीं है। जिन्होंने उद्धव ठाकरे या अंबानी के लिए भी जगह नहीं रहने दी, तो भला कैसे संभव जो सामान्य मानविकी वाली राजनीति के लोग भविष्य के व्यवहार में
मोदी सरकार व अदानी सरकार को बख्शने का ख्याल रखे। ये कितनी ही बड़ी सेना बना ले, कितना ही कुबेर बना ले, कितने ही साल राज कर ले, महाभारत का अंत नतीजा तो वही होगा जो अहंकार का हुआ था। सो मोटी बात, शरद पवार महाराष्ट्र की अपनी किलेबंदी में ढीले नहीं पड़ने हैं। वे उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी से साझे में चुनाव लड़ने की रणनीति में डटे रहेंगे। यूं दुकान में वह हर संभव कोशिश है जिससे शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी में परस्पर अविश्वास बने। हिसाब से प्रायोजित इंटरव्यू में शरद पवार का यह कहना गलत नहीं था कि जेपीसी की जांच से होना क्या है, जेपीसी से ज़्यादा कोर्ट की जांच ठीक, या हिडनबर्ग का क्या मतलब है। इससे कोई अदानी के पुराने दिन लौटेंगे यह कतई नहीं सोचा जाए। असलियत में इस मामले में शेयर बाजार, वैश्विक प्रतिक्रिया और राहुल गांधी के लोकसभा तथा अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा में दिए भाषण से अदानी सरकार पर कालिख पुत गई है। सोचे क्यों भला दुनिया ने हिडनबर्ग रिपोर्ट पर विश्वास किया। अदानी ग्रुप के बाजे बजाए ऐसे बाजे बजे कि अब पता ही नहीं है कि गौतम अदानी दुनिया के खरबपतियों में अब कहाँ है। जेपीसी, अदालत जांच, सीबीआई, ईडी जैसी भारत की जांचों का अर्थ बचा ही नहीं है जब वैश्विक वित्तीय बाजार ने अपनी तह खुद सब कुछ समझकर दुनिया के नंबर 2 खरबपति को बदनामी व गुमनामी में धकेल दिया है। वही सच, वही असलियत भारत में भी अब घर घर पर अदानी के नाम के साथ पहुंची हुई है। लोग अपने आप महंगाई, बर्बादी, बेहाली में उस अदानी का नाम लेते हैं जिसके विवाद के साइड इफेक्ट में घर घर नरेंद्र मोदी की डिग्री तक चर्चा अब है। तो यह नैरेटिव भी है कि यदि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो क्या ये सब होता जो हुआ है। मेरा मानना है नरेंद्र मोदी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि उनकी सरकार के 9वें साल में गौतम अदानी सरकार की वे प्रतीक्षाया बनेंगे और उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब राहुल गांधी का लोकसभा में दिया भाषण रिकॉर्ड से हटवाना पड़ेगा, संसद का पूरा बजट सत्र बर्बाद होगा, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होगी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उन्हें झूठी डिग्री का बेपड़ा बताएगी तो दिल्ली विधानसभा में वह केजरीवाल का भाषण अंकित होगा जो न केवल इतिहास का साक्ष्य होगा बल्कि जिसे जुटनाने के लिए किसी तरह की जांच करवा सकना भी संभव नहीं है। क्या यह सब अदानी सरकार का मोदी सरकार पर बोझ नहीं है? वह बोझ जिसके भार में नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति अब राहुल, केजरीवाल, आप, कांग्रेस या कि विपक्ष को गालियां देने वाली हो गई है। सचमुच 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र में अब एक भी वह मंच नहीं है जहां पक्ष विपक्ष में तनिक भी संवाद संभव हो। हिडनबर्ग रिपोर्ट से पहले गौतम अदानी सिर्फ एक खरबपति थे, दुनिया के खरबपतियों की लिस्ट का एक सेट। मगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वे क्या है? वह धनपति सरकार जिसने अपनी दादागिरी, अपने जादू मंत्र से वह एम्पायर रचा जिसे हिडनबर्ग ने जरा सी सुई चुभाई तो सारा वैश्विक जलवा हवा हवाई। और इसी अनुभव ने ही घर घर में अदानी का रुतबा या बदनामी सरकार जैसी उसके साथ बना डाली है। अदानी पर लोगों का सोचना ललित मोदी, नीरव मोदी या मेहुल चोकसी जैसे नहीं है बल्कि उस सरकार जैसे है जिसका बाल बाका नहीं होगा, जो कुछ भी करने कराने में समर्थ है। हाँ, राहुल गांधी को सूरत की अदालत से मिली सजा तथा लोकसभा की सदस्यता खत्म होने, घर खाली कराने के नोटिस, संसद सत्र की दशा से लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नैरेटिव ने घर घर न केवल मोदी अदानी की साझा तस्वीर लोगों के दिमाग में उतारी है बल्कि यह भी धारणा बनी है कि न मोदी हारने वाले हैं और न अदानी का बाल बाका होगा। इसलिए स्वाभाविक है जो मोदी सरकार व अदानी सरकार का एक सा निश्चय, एक से लक्ष्य आगे दिखलाई दे। मोदी सरकार के साथ अदानी सरकार भी विपक्ष को मारने, खरीदने में एक और एक 11 की ताकत से दिन रात एक किए रहेंगे। उस नाते तय माने कि सन 2024 की 18वीं लोकसभा का चुनाव
मतदाताओं को खरीदने का सर्वाधिक महंगा चुनाव हो। नामुमकिन नहीं जो 2024 के महाभारत में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों उस अभिमन्यु की तरह हो जो चुनाव से पहले ही चक्रव्यूह में दम तोड़ दे या जेल में सड़े। मगर इस सब में खतरा कैच 22 का भी है। मुमकिन है मोदी अदानी जितनी कोशिश करेंगे उतनी ही घर घर चर्चा बनी, विपक्ष एकजुट होता जाए। यदि राहुल गांधी व केजरीवाल ने कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से जनता को ये वायदा कर दिया कि चुनाव जीतने पर वे अदानी अंबानी जैसे क्रोनी एम्पायरों का राष्ट्रीयकरण करके हर नागरिक के खाते में 20-20 हज़ार रुपये जमा करेंगे, तो वह माहौल भी बन सकता है जो 2014 में नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख रुपए खातों में जमा कराने जैसे वादों से बनाया था। जब भारत का लोकतंत्र लेन देन की दुकान हो ही गया है तो अदानी के पैसों को बांटने का सौदा भी जनता को लुभाने वाला हो सकता है। इसलिए अगला आम चुनाव अदानी की छाया में भी होना है और वह बहुत गंभीरता के साथ अपना असर डालेगा। बस अपन तो कहेगा यह एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.